जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए किसी इंसान के बैंक अकाउंट में ना हर रोज सुबह ठीक 1 करोड़ रुपए आते हैं। ओहो, क्या बात है, ये तो किसी सपने जैसा है। हाँ, लेकिन आगे सुनिए, वो इंसान क्या करता है, वो उन पैसों को बिना सोचे समझे हर रोज यूं ही आग लगा देता है। मतलब हम तो उसे महामूर्खी कहेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति दौलत की इस तरह बर्बादी नहीं करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। लेकिन और यही सबसे बड़ी विडंबना है, हम सभी अपनी सबसे कीमती दौलत के साथ रोज यही कर रहे हैं। मेरा मतलब है हमारा समय, जिसे एक बार खर्च करने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। यार, ये तुलना ना सीधे दिमाग पर चोट करती है, क्योंकि पैसों का हिसाब रखना बहुत आसान है। वो हमें साफ साफ बैंक बैलेंस के रूप में घटता हुआ दिखाई देता है। हाँ, वो लाल रंग का माइनस साइन दिख जाता है स्क्रीन पे। बिल्कुल। जब खाते में पैसे कम होते हैं तो इंसान तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन समय के साथ ऐसा कोई अलार्म नहीं बजता, ये खामोशी से निकलता रहता है। और यही वो खामोश धोखा है जिसका शिकार हर इंसान हो रहा है। जब मैं आज की इस चर्चा से जुड़े स्रोतों को गहराई से पढ़ रहा था तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक साधारण इंसान की पूरी जिंदगी में कुल कितने हफ्ते होते हैं? अगर हम गणित लगाएं तो शायद कुछ हजारों में। सिर्फ 4000 हफ्ते। कुल मिलाकर सिर्फ 4000 हफ्ते। अगर कोई इंसान 80 साल जीता है तो उसके पास बस यही कुल पूंजी है। जब कोई इस सत्य का सामना करता है ना, तो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही हिल जाता है। सच में ये आंकड़ा अंदर तक हिला देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये समय को एक असीमित संसाधन, मतलब एक अनलिमिटेड रिसोर्स मानने के हमारे भ्रम को तोड़ देता है। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव का आधार भी यही है। हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, जैसे गार्लैंड कूल्सन की किताब स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इन 5 वीक्स और हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम का एक बहुत ही शानदार ऑडियो बुक सारांश। हाँ, वो ऑडियो बुक सारांश बहुत ही प्रैक्टिकल था। एग्जैक्टली। ये दोनों ही स्रोत सिर्फ समय बचाने की कोई सतही ट्रिक्स नहीं देते हैं। मतलब ये कोई ऐसा हैक नहीं बताते कि बस अलार्म लगा लो और काम हो जाएगा, बल्कि ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रोड मैप पेश करते हैं जो इंसान की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की जड़ों पर काम करता है। तो चलिए सीधे इस समस्या की जड़ में उतरते हैं। जब कोई इंसान कोई जरूरी काम टाल रहा होता है और उसकी जगह सोफे पर लेटकर लगातार 3 घंटे टीवी सीरीज देख रहा होता है, जो कि हम सब कभी ना कभी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो बाहर से देखने पर यह साफ तौर पर आलस्य ही नजर आता है। लेकिन स्रोत ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना आलस्य नहीं है? मतलब ये बात थोड़ी पचती नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है। बाहर से देखने में ये आलस्य ही लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के अनुसार काम टालना असल में टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये भावनाओं को नियंत्रित करने की समस्या है। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। जब इंसान कोई काम टालता है तो वो असल में उस काम से नहीं बच रहा होता। तो फिर वो किस चीज से भाग रहा है? वो उस काम से जुड़ी जो असुविधा है, जो डर है, बोरियत है या फेल होने की जो चिंता है ना, उससे बच रहा होता है। हमारा दिमाग किसी भी तरह के मानसिक दर्द या तनाव से बचने के लिए तुरंत एक शॉर्टकट ढूंढता है। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या टीवी देखना। एग्जैक्टली। मतलब दिमाग असल में हमें उस मानसिक असुविधा से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक तरह का पूरा सर्वाइवल मैकेनिज्म हुआ। ठीक ऐसा ही है। हमारा दिमाग हमें उस दर्द से बचा रहा है और हर इंसान के बचने का तरीका अलग होता है। कुल्सन की किताब में काम टालने वाले लोगों की मानसिकता को 4 बहुत ही दिलचस्प श्रेणियों में बांटा गया है। अरे वाह, ये श्रेणियां कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं परफेक्शनिस्ट। ये वो लोग हैं जो काम को छूते तक नहीं है। क्यों? क्या उन्हें लगता है कि वो सब जानते? तो लोग क्या कहेंगे? उनका परफेक्शनिज्म असल में आलोचना के डर का एक मुखौटा होता है। यार, ये तो बहुत आम बात है। मतलब मैंने देखा है लोग सही समय, सही लैपटॉप या एकदम सही मूड का इंतजार करते करते हफ्तों निकाल देते हैं। हाँ, जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगी वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। और दूसरे प्रकार के लोग कौन से? दूसरे होते ड्रीमर या सपने देखने वाले। इन लोगों का दिमाग योजनाएं बनाने में, मतलब सिर्फ प्लानिंग करने में इतना डोपामिन रिलीज कर देता है कि उन्हें असल में काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ओहो, मतलब वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। हाँ, क्योंकि ख्यालों में असफलता का कोई जोखिम नहीं होता ना, वहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। और तीसरा प्रकार? तीसरे प्रकार के लोग ओवरवेल्म्ड कहलाते हैं।
इनका दिमाग किसी बड़े काम को देखकर एक ऐसे कंप्यूटर की तरह हैंग हो जाता है जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले हों। ब्राउजर क्रैश होने वाली स्थिति। बिल्कुल वही। उन्हें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, इसलिए वो कुछ करते ही नहीं है, बस फ्रीज हो जाते हैं। ये ओवरवेल्म्ड वाली स्थिति तो कभी ना कभी सबने महसूस की होगी। मतलब जब टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो कि उसे देखकर ही नींद आने लगे, है ना? और चौथी श्रेणी सबसे खतरनाक है। इन्हें क्राइसिस मेकर कहा जाता है। क्राइसिस मेकर मतलब जो जानबूझकर आफत मोल लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो दबाव में ही सबसे अच्छा काम करता हूँ। अरे मैंने कॉलेज में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो एग्जाम से एक रात पहले ही किताब खोलते थे। एग्जैक्टली। असल में इन लोगों के दिमाग का एग्जीक्यूटिव फंक्शन तब तक काम शुरू नहीं करता जब तक कि डेडलाइन का डर शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन ना भर दे। बाप रे। हाँ, ये लोग काम करने के लिए तनाव और स्ट्रेस के आदी हो चुके होते हैं। ये विश्लेषण वाकई गहराई में उतरता है। लेकिन इन आंतरिक मनोवैज्ञानिक कारणों के अलावा कुछ बाहरी दुश्मन भी तो हैं जो हमारा समय चुरा रहे हैं। बिल्कुल है। जैसे आज के कॉर्पोरेट जगत में या रोजमर्रा की जिंदगी में ना, मल्टीटास्किंग को एक बहुत बड़ा स्किल माना जाता है। लोग अपने रेज्यूमे में बहुत गर्व से लिखते हैं कि वे एक बेहतरीन मल्टीटास्कर हैं। हाँ, ये तो एक ट्रेंड बन गया है। तो फिर इन स्रोतों में इसे समय का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों घोषित किया गया है? ये तो उल्टा होना चाहिए था ना। देखो, मल्टीटास्किंग के बारे में सबसे बड़ा झूठ यही है कि इंसान एक साथ कई काम कर सकता है। न्यूरोसाइंस इस बात को पूरी तरह से खारिज करता है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही जटिल काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब कोई इंसान सोचता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो वो असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा होता है। मतलब दिमाग एक साथ दो फाइलें नहीं चला रहा, बल्कि एक फाइल बंद करके तुरंत दूसरी फाइल खोल रहा है। एकदम सही समझे। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी मानसिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसे मनोविज्ञान में अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या होता है? जब दिमाग एक काम छोड़कर दूसरे पे जाता है तो आपके ध्यान का कुछ हिस्सा पहले काम पर ही अटका रह जाता है। वो पूरी तरह से स्विच नहीं कर पाता। जैसे अगर मैं ईमेल लिखते लिखते अचानक किसी की बात का जवाब देने लगूं, तो मेरा आधा दिमाग अभी भी उस ईमेल में ही होता है। बिल्कुल। और हर बार ऐसे स्विच करने पर दिमाग की ऊर्जा या कहें ग्लूकोज बहुत तेजी से खर्च होता है। यही कारण है कि दिन भर कंप्यूटर की स्क्रीन पर 50 अलग अलग काम करने के बाद इंसान शारीरिक रूप से कुछ न करने पर भी शाम तक बुरी तरह थक जाता है। तो इसका साफ मतलब यह है कि मल्टीटास्किंग से हम अपना समय बचा नहीं रहे, बल्कि अपने दिमाग को समय से पहले थका रहे हैं। और जाहिर है, इससे गलतियों की गुंजाइश भी बहुत बढ़ जाती है। एकदम सही। और यहीं पर इस 5 हफ्ते के प्लान का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम आता है, टाइम ऑडिट। टाइम ऑडिट? हाँ, क्योंकि जब तक ये पता ही नहीं होगा कि समय जा कहाँ रहा है, तब तक कोई भी सुधार संभव ही नहीं है। इस टाइम ऑडिट के बारे में उस ऑडियो बुक सारांश में एक बहुत ही डरावने वाला आंकड़ा दिया गया था। हाँ, मुझे याद है। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे हर रोज सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बिताता है, और आजकल 2 घंटे तो कुछ भी नहीं है, तो साल भर में वो लगभग 730 घंटे खो देता है। 730 घंटे? ये बहुत ज्यादा है। हाँ, ये पूरे 1 महीने से भी ज्यादा का समय है। जरा सोचिए, जीवन का एक पूरा महीना सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए निकल गया और किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। ये आंकड़ा ना इस बात का बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे समय की चोरी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगल जाती है। टाइम ऑडिट का मतलब यही है कि लगातार कुछ दिनों तक दिन के हर 30 मिनट का हिसाब एक कागज पर लिखा जाए। हर 30 मिनट का? ये तो बहुत मेहनत का काम है। शुरू में लगता है, लेकिन जब लोग पहली बार ऐसा करते हैं तो उन्हें जो कॉग्निटिव डिसोनेंस या मानसिक झटका लगता है, वो सच में आंखें खोलने वाला होता है। मतलब उन्हें सच्चाई दिख जाती है। हाँ, उन्हें एहसास होता है कि जो काम वो सोचते थे कि सिर्फ 15 मिनट का है, उसमें असल में 45 मिनट लग रहे हैं, या वे कितना समय यूं ही खाली बैठे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब ये ऑडिट पूरा हो जाता है और पूरी असलियत सामने आ जाती है, तो अगला संकट आता है प्राथमिकताओं का, यानी प्रायोरिटी कैसे तय करें। सही कहा। क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं, और अगर मल्टीटास्किंग भी नहीं करनी है, तो ये कैसे तय हो कि सबसे पहले क्या किया जाए। इसके लिए स्रोतों में 2 बहुत ही शक्तिशाली मानसिक मॉडल्स का जिक्र है। पहला है 80-20 का नियम, जिसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। पेरेटो सिद्धांत? हाँ,
ये सिद्धांत कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे केवल 20% प्रयासों से आते हैं। इसे अक्सर बिजनेस के नजरिए से समझाया जाता है ना, कि किसी कंपनी का 80% मुनाफा उसके 20% ग्राहकों से आता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नियम हमारी आम जिंदगी पर भी लागू होता है? बहुत ही गहरे स्तर पर लागू होता है। उदाहरण के लिए किसी भी इंसान की अपनी अलमारी को देख लीजिए। वो अपने 20% कपड़े ही 80% समय पहनता है, बाकी बस टंगे रहते हैं। ये तो मेरे साथ बिल्कुल सच है ना? या अगर हम सामाजिक जीवन को देखें तो इंसान की 80% खुशी उसके केवल 20% करीबी रिश्तों से आती है। और काम के मामले में भी यही सच है। मतलब हमारे सारे काम बराबर महत्व के नहीं होते। एग्जैक्टली। दिन भर की टू डू लिस्ट में केवल 1 या 2 काम ऐसे होते हैं जो इंसान को उसके असली लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। बाकी सब सिर्फ शोर होता है, एक तरह का डिस्ट्रैक्शन। और इस शोर को शांत करने के लिए स्रोत में एक और मॉडल का आइजनहावर मैट्रिक्स, ये मुझे बहुत काम का लगा। हाँ, आइजनहावर मैट्रिक्स टाइम मैनेजमेंट का एक क्लासिक टूल है। इसके तहत कामों को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखा जाता कि वे कितने जरूरी या अर्जेंट हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। इस मैट्रिक्स का सबसे अहम हिस्सा वो काम है जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जरूरी या अर्जेंट नहीं है। जैसे कि कसरत करना। हाँ, कसरत करना, कोई नई स्किल सीखना या अपने भविष्य की योजना बनाना। इन कामों की कोई आज या कल की तत्काल डेडलाइन नहीं होती, इसलिए लोग इन्हें टालते रहते हैं। क्योंकि कोई बॉस सर पर खड़ा नहीं होता इन कामों के लिए। सही कहा। और जो काम ना तो महत्वपूर्ण है और ना ही अर्जेंट, जैसे बेवजह के ढेरों ईमेल चेक करना या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दिमाग उन्हें करने में बहुत मजा लेता है। दिमाग को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वे काम तुरंत पूरा होने का एक झूठा एहसास देते हैं, एक छोटा सा डोपामाइन हिट देते हैं। इन बेकार कामों को तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर देना चाहिए। ये सुनना बहुत तार्किक लगता है यार, कि बेकार कामों को हटा दें और सिर्फ उन 20% महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। लेकिन एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। और वो क्या? सच्चाई ये है कि जब कोई अपनी लिस्ट में उस 20% वाले सबसे बड़े और महत्वपूर्ण काम को देखता है तो अजीब सी घबराहट होने लगती है। वो काम एक विशाल पहाड़ की तरह लगता है। हाँ, वो ओवरवेल्म वाली फीलिंग वापस आ जाती है। बिल्कुल। तो इस घबराहट वाली स्थिति से दिमाग को कैसे बाहर निकाला जाए? देखो, बड़े काम से डरना दिमाग की एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इससे निपटने का सबसे वैज्ञानिक तरीका जो इन किताबों में बताया गया है वो है उस बड़े पहाड़ को छोटे छोटे कंकड़ों में तोड़ देना। मतलब काम को छोटे हिस्सों में बांटना। हाँ, स्रोत इसे माइक्रो स्टेप्स कहते हैं और इसमें सबसे कारगर है 2 मिनट का नियम या 2 मिनट रूल। ये 2 मिनट का नियम कैसे काम करता है? से कम समय लगता है तो उसे अपनी लिस्ट में मत लिखिए, उस पर विचार मत कीजिए, बस उसे तुरंत कर डालिए। ये नियम शायद इसलिए काम करता है क्योंकि ये दिमाग के उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल सही। भौतिकी के नियम की तरह ही एक बार जब कोई चीज गति में आ जाती है, एक मोमेंटम बन जाता है, तो उसे गति में रखना आसान होता है। और बड़े प्रोजेक्ट्स का क्या? बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी को 20 पेज की एक रिपोर्ट लिखनी है, तो एक साथ 20 पेज के बारे में सोचना ही लकवा मार जाने जैसा है। इंसान कुछ लिख ही नहीं पाएगा। सच में ब्लैंक पेज सिंड्रोम। हाँ, लेकिन अगर व्यक्ति सिर्फ इतना सोचे कि मुझे अगले 10 मिनट में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, तो काम बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही स्रोतों में इम्परफेक्ट एक्शन का एक बहुत प्यारा सिद्धांत दिया गया है। इम्परफेक्ट एक्शन मतलब परफेक्शन की बीमारी का इलाज। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई काम बिल्कुल ना करने से लाख गुना बेहतर है कि उसे बुरा ही सही पर कर लिया जाए। सही बात है। पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब ही होता है, लेकिन एक खाली पन्ने को तो एडिट नहीं किया जा सकता ना। बहुत सही बात कही आपने। और एक बार जब काम शुरू हो जाए तो उस पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैंने बहुत सुना है। इसमें 25 मिनट का डीप वर्क या गहन काम होता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है। हाँ, यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था, क्या न्यूरोलॉजी के नजरिए से इस 5 मिनट के ब्रेक का कोई विशेष महत्व है, या ये सिर्फ चाय कॉफी पीने या वॉशरूम जाने का समय है? अरे नहीं, ये 5 मिनट का ब्रेक ही तो इस पूरी तकनीक की जान है। सच में? वो कैसे? जब इंसान 25 मिनट तक किसी एक चीज पर पूरा फोकस करता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स थकने लगते हैं। इस 5 मिनट के ब्रेक के दौरान जब व्यक्ति स्क्रीन से हटकर खिड़की के बाहर देखता है या बस कमरे में थोड़ा चलता है,
तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, यह नेटवर्क बैकग्राउंड में काम करता है और जो जानकारी अभी सीखी गई है उसे प्रोसेस करता है। यह छोटा सा ब्रेक दिमाग को रीबूट करने जैसा है, ताकि अगले 25 मिनट के लिए पूरा फोकस वापस आ सके। और जब इस तरह के डीप वर्क का बार बार अभ्यास किया जाता है तो मैंने पढ़ा है कि इंसान एक बहुत ही जादुई मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है। आप फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट वह अवस्था है जहां इंसान अपने काम में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। न्यूरोलॉजी में इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। ये नाम तो बड़ा भारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमेशा खुद पर शक करता है, जो चिंता करता है या हमें जज करता है, वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वाह, मतलब अंदर का वो आलोचक चुप हो जाता है। हाँ, और इस स्थिति में काम करना एक संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक सहज प्रवाह, एक नदी के बहने जैसा बन जाता है। यहाँ मैं स्रोतों के एक बहुत ही कड़वे लेकिन सच्चे विचार को सामने लाना चाहूंगा। बताइए। लोग अक्सर काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन या प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन स्रोत साफ कहते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एनर्जी है। ये बिल्कुल 100% सच है। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। हाँ। मोटिवेशन पर निर्भर रहना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जिन दिनों इंसान का मूड खराब होता है, या बाहर बारिश हो रही होती है, या नींद पूरी नहीं होती, तब ये मोटिवेशन एकदम से गायब हो जाता है। तो किन इसका विकल्प क्या है? सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि सिस्टम और अनुशासन पर भरोसा करते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने दिन के टॉप 3 काम तय कर लेना इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। मतलब जब सिस्टम पहले से तय होता है तो दिमाग को ये सोचना ही नहीं पड़ता कि अब मैं क्या करूं। एग्जैक्टली। निर्णय लेने की थकान खत्म हो जाती है। यार, ये बहुत ही मजबूत विचार है। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने बहुत अच्छा सिस्टम बना लिया, उसने पोमोडोरो टाइमर भी सेट कर लिया। ठीक है। और तभी उसका कोई सहकर्मी आ जाए या कोई दोस्त या रिश्तेदार उसे ऐसा काम सौंप दे जो उस व्यक्ति के लक्ष्यों का हिस्सा ही नहीं है। अगर इंसान बाहरी दुनिया की मांगों को रोकना नहीं सीखता, तो क्या कोई भी सिस्टम टिक पाएगा? कभी नहीं। वो ताश के पत्तों की तरह डह जाएगा। और यहीं पर इस पूरे रोड मैप का सबसे संवेदनशील और मुश्किल हिस्सा आता है, ना कहने की कला, यानी आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये सबसे मुश्किल काम है। ज्यादातर लोग सामाजिक दबाव में या विनम्र बने रहने के लिए हर काम के लिए हाँ कह देते। हाँ, दूसरों को खुश करने की आदत। उन्हें लगता है कि ना कहने से रिश्ते खराब हो जाएंगे। और ये सच भी है कि विकासात्मक मनोविज्ञान या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार इंसानों का दिमाग समाज से बाहर निकाले जाने से बहुत डरता है। बिल्कुल। प्राचीन काल में झुंड से बाहर होने का मतलब मौत होता था। तो इसलिए हम अवचेतन रूप से सबको खुश रखना चाहते हैं। लेकिन इन स्रोतों में इस पर एक बहुत ही गहरा नजरिया पेश किया गया है। जब कोई इंसान दूसरों के महत्वहीन कामों के लिए हाँ कहता है, तो वो असल में अपने खुद के सपनों, अपने लक्ष्यों और अपने भविष्य को ना कह रहा होता है। ये बात तो दिल पे लगने वाली है ना? अपने समय की रक्षा करना और ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होना है। लेकिन लोग ना कहने के बाद अक्सर अपराध बोध या गिल्टी महसूस करते हैं। वो बार बार माफी मांगने लगते हैं। हाँ, वो गिल्ट आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत में इसका एक बहुत ही शालीन और प्रभावी तरीका बताया गया है। वो तरीका क्या है? जैसे अगर कोई आपको ऐसा काम देता है जो आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो आपको कोई लंबा बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना काफी है, मैं अभी अपने मुख्य लक्ष्यों और प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस नई जिम्मेदारी को अभी नहीं ले पाऊंगा। अरे वाह, यह वाक्य बहुत ही सटीक है ना? इसमें कोई माफी नहीं है, कोई झूठा बहाना नहीं है। हाँ, और ये बिना किसी को ठेस पहुंचाए स्पष्ट रूप से आपकी सीमाएं तय कर देता है। और जब एक बार ये सीमाएं तय हो जाती हैं, तो अगला कदम होता है अपने समय को टाइम ब्लॉकिंग के जरिए सुरक्षित करना। टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपने पूरे दिन को अलग अलग समय के हिस्सों में बांटना और हर हिस्से को एक खास काम सौंपना। एग्जैक्टली। और इसमें गोल्डन आवर्स का जो विचार है ना, वो बहुत दिलचस्प है। गोल्डन आवर्स, ये कौन से घंटे होते हैं? देखो, हर इंसान का अपना एक जैविक चक्र होता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। कुछ लोग सुबह 6 बजे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, तो कुछ लोग शाम को 5 बजे के बाद बेहतर फोकस कर पाते हैं। जैसे मैं तो सुबह का इंसान हूँ, सुबह दिमाग बहुत तेज चलता है। तो वो सुबह के घंटे आपके गोल्डन आवर्स हुए। इन घंटों में इंसान की संज्ञानात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी अपने चरम पर होती है। अच्छा।
सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इन सबसे कीमती घंटों को फालतू के ईमेल चेक करने या लंबे लंबे मीटिंग्स में बर्बाद कर देते हैं। इन घंटों को सिर्फ और सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल काम यानी डीप वर्क के लिए बचाकर रखना चाहिए। इन सभी नई रणनीतियों को जीवन का हिस्सा बनाना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत कैसे बनाएं? इसके लिए स्रोतों में हैबिट स्टैकिंग नाम की एक बेहतरीन तकनीक का जिक्र है। हाँ, हैबिट स्टैकिंग ये न्यूरोसाइंस के उस नियम पर काम करती है कि जो न्यूरॉन्स दिमाग में एक साथ फायर करते हैं वो आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें? हैबिट स्टैकिंग का सीधा सा अर्थ है अपनी किसी पुरानी मजबूत आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना। इसे पिगीबैक करना भी कहते हैं। मतलब पुरानी आदत के कंधे पर नई आदत को बिठा देना। बिल्कुल। दिमाग में एक नई आदत बनाना एक कच्चे और उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने जैसा है, जबकि पुरानी आदत एक पक्के हाईवे की तरह होती है। तो जैसे अगर किसी की रोज सुबह उठकर कॉफी या चाय बनाने की पक्की आदत है, तो वो उस 5 मिनट के समय का उपयोग अपनी दिन भर की टॉप 3 प्राथमिकताओं को लिखने के लिए कर सकता है। एग्जैक्टली। चाय की वो पुरानी आदत उस नई आदत को अपने साथ खींच लेगी। आपको अलग से अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे आधारभूत बात है, जिसे अक्सर हम सबसे पहले नजरअंदाज कर देते हैं, वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत बार बार याद दिलाते हैं कि बिना 7-8 घंटे की गहरी नींद के कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। हाँ, और बिना सही खान-पान और शारीरिक गतिविधि के भी। बिल्कुल। कोई भी प्रोडक्टिविटी हैक या टाइम मैनेजमेंट तकनीक तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आपकी बैटरी चार्ज ना हो। एक थका हुआ शरीर कभी भी एक फोकस दिमाग का समर्थन नहीं कर सकता। सही बात है। अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक बिग पिक्चर में देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ होकर कर आती है। वो क्या? पोमोडोरो तकनीक, टाइम ब्लॉकिंग, 2 मिनट का नियम या ना कहने की कला, ये सब सिर्फ औजार हैं, टूल्स हैं। अगर किसी इंसान के पास जीवन का कोई बड़ा मकसद, कोई लॉन्ग टर्म विजन या लाइफ पर्पस ही नहीं है, तो इन औजारों का कोई मोल नहीं है। यार, ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। बिना किसी स्पष्ट विजन के इंसान दिन भर बहुत बिजी या व्यस्त तो रह सकता है। हाँ, वो सारे ईमेल का जवाब दे सकता है, दिन भर मीटिंग्स में बैठ सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो इंसान प्रोडक्टिव या उत्पादक नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है वो उसे किसी खास मंजिल की तरफ नहीं ले जा रहा है, बस गोल गोल घूम रहा है। हाँ। हमारा हर रोज उठाया गया एक छोटा कदम, हर रोज लिया गया एक छोटा सा फैसला हमारे 5 साल या 10 साल के विजन से अलाइन होना चाहिए। और जब ये छोटी छोटी सही आदतें रोजाना दोहराई जाती हैं, तो उनका जो कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। एग्जैक्टली। जैसे फाइनेंस में चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ पैसे को कई गुना बढ़ा देता है, वैसे ही सही दिशा में लगाया गया रोज का सिर्फ 1 घंटा 1 साल के भीतर किसी भी इंसान के जीवन को उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की हो। यही तो गार्लिन कूलसन के 5 हफ्ते के इस रोड मैप का असली वादा है। ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है। तो ये किसके बारे में है? ये उस बचे हुए समय से एक सार्थक और संतुष्ट जीवन का निर्माण करने के बारे में है। तो इस चर्चा के अंत में हमें उसी चौंकाने वाले और गहरे सत्य पर वापस लौटना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी। 4000 हफ्तों वाली बात। हाँ, इस दुनिया में किसी भी इंसान के पास कुल मिलाकर सिर्फ 4000 हफ्ते हैं। जब कोई इस सत्य का सामना पहली बार करता है तो ये बहुत डरावना लग सकता है, ये मन में एक घुटन सी पैदा कर सकता है। सच में ये सोचकर ही अजीब सा लगता है। लेकिन अगर इसे एक अलग नजरिए से देखा जाए ना, तो ये सीमा असल में हमें बहुत बड़ी आजादी देती है। आजादी? ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। समय की ये छोटी सी सीमा हमें आजाद कैसे कर सकती है? ये हमें इस बड़े भ्रम से आजाद करती है कि हम इस दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, हर किताब पढ़ सकते हैं या हर अवसर को पा सकते हैं। मैं समझ रही हूँ। जब किसी इंसान को ये गहराई से समझ आ जाता है कि उसका समय सीमित है, तो वो उन चीजों को बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराध बोध के छोड़ना सीख जाता है जो उसके लिए सच में मायने नहीं रखती। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। ये सीमा इंसान को मजबूर करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर अपनी ऊर्जा लगाए जो सच में उसके दिल के करीब है। ये तो बहुत ही सुकून देने वाला विचार है ना? तो अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए,
अपने हिस्से के बचे हुए इन हफ्तों को सच में अपना बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को एक सार्थक दिशा में ले जाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा कदम है जो आप उठाने जा रहे हैं? बस एक छोटा कदम। और यहीं पर हम आज की इस गहरी चर्चा को विराम देते हैं।